अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के आज के लेक्चर में हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस करेंगे। आज हम उसको थियोरेटिकली देखेंगे और नेक्स्ट क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था हमने दो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को डिस्कस भी किया था, प्राइमरी की और फॉरेन की, और हमने ये भी देखा था कि प्राइमरी की और फॉरेन की हम क्यूरी के थ्रू किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो आज हम थोड़ा सा थियोरेटिकली इनको देख लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली जो हमारे पास बाकी कंस्ट्रेंट्स हैं हम थोड़ा सा नल कंस्ट्रेंट जिस तरह हो गया, हम अगर नल कंस्ट्रेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं क्यूरी के अंदर तो वो किस तरह से करेंगे, तो हम इनको थोड़ा सा मजीद जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। सो आज हम बात करते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते क्या हैं। बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी भी क्यूरी के अंदर हम क्वालिटी को या इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। किसी भी डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस के अंदर अगर हमने क्वालिटी को या इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें उस पर कुछ रूल्स लगाने पड़ते हैं। इसकी मिसाल अगर सादा से मैं इनके ज़ुबान में दूँ तो आप जो फाइल्स नॉर्मल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करते होते हैं कि ऑफिस में जाते हैं, आप वहाँ पर क्या है डिफरेंट फाइलें डिफरेंट रैंक्स में होती हैं, लेकिन हर फाइल पर कोई ना कोई लेबल जरूर होता है, लेबलिंग की भी होती है हमने। तो वो लेबलिंग का बेसिकली क्या है, तो लेबलिंग का भी रूल होता है कि कौन सी फाइल पर कौन सा लेबल लगाना है, कौन सी फाइल पर कौन सा लेबल नहीं लगाना। तो ये वो जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सिमिलरली जब डेटाबेस में आप डेटा स्टोर कर रहे होते हैं तो वहां पर भी आपको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने होते हैं कि किस कॉलम के अंदर, किस एट्रीब्यूट के अंदर, किस रो के अंदर, किस एंटिटी के अंदर आपने कौन सी वैल्यू को स्टोर करवाना है, किस किस्म की वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो सकती है, क्या फॉर्मेट होगा उसका, ये सारे कंस्ट्रेंट्स आपको फिर अप्लाई करने पड़ते हैं जब डेटाबेस डिजाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट द डेटा इंसर्शन, अपडेशन एंड अदर प्रोसेसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड। तो जब भी हम इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन परफॉर्म कर रहे हों या सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अगर अप्लाई हुए हों तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि वो जो है ना डेटा जो है वो इफेक्ट ना हो, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट उस पर प्रॉपरली काम कर रहे हों। दस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंटल डैमेज टू दी डेटाबेस। कि एक्सीडेंटली अगर आपकी डेटाबेस को कोई डैमेज पहुंचता है, लाइक एक बंदा एंट्री कर रहा है, एक पर्सन, अभी हम आगे एग्जांपल्स भी देखते हैं, इसकी 4 टाइप्स हम वो भी डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद आपको ये पॉइंट मजीद भी क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से जो है ना एक्सीडेंटल डैमेज को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। उसमें होता है कि अगर आप एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते हुए आपने एक कॉलम की टाइप जो है ना वो इंटीजर रखी हुई है, लेकिन बाय मिस्टेकन आपने क्या कर दी, वहाँ पर इंटीजर की जगह स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर दी। तो स्ट्रिंग वैल्यू एंटर बाय मिस्टेकन आपसे हुई है ना, तो अब अगर आप वो आपने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट उस पर अप्लाई नहीं किया हुआ, देन क्या होगा, उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अगर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट उस पर अप्लाई हुआ होगा पहले से ही तो ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा, वो उसमें सेव ही नहीं करने देगा, वो आपको एरर दे देगा। हम इसको प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर आपको मैं थियोरेटिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो टाइप्स की अगर बात करें तो हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स होती हैं। एक होती है डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बाकी की जो 3 हैं इंशाल्लाह इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली हम की कंस्ट्रेंट्स को देख चुके हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो थे हम इनको प्रैक्टिकली कवर अप कर चुके हैं। आज हम उसको थियोरेटिकली भी देख लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के 3 हैं इनको भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, डोमेन कंस्ट्रेंट की अगर बात करें तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। कि कोई भी एट्रीब्यूट है उसके लिए जो वैलिड सेट होता है हम उसके लिए डिफाइन करते होते हैं। द डेटा टाइप ऑफ डोमेन इंक्लूड स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेट, करेंसी, ईटीसी। ये सारी डेटा टाइप्स हमने डिस्कस की हुई हैं। तो ये सारी डेटा टाइप क्या है, डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर आती हैं। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन। तो जो एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू है वो कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर ही होनी चाहिए, उस डोमेन से बाहर नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो ये देखें, ये एक टेबल आपके सामने गिवन है, ये प्राइमरी की है। क्या अगर कंस्ट्रेंट हमने इस पर अप्लाई किया तो ये प्राइमरी कीज हैं, और देन ये हमारे पास क्या है, नेम है, सेमेस्टर्स हैं और एज है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की का जो कंस्ट्रेंट है हमने इसकी टाइप क्या रखी हुई है, इस आईडी की, इस एट्रीब्यूट की टाइप हमने क्या रखी हुई है, इस कॉलम की टाइप क्या रखी हुई है, इंटीजर। इसकी स्ट्रिंग है, इसकी भी स्ट्रिंग है और इसकी भी इंटीजर है। तो 2 इंटीजर 2 स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जब भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो देखें इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग जब भी आप टाइप रखते हैं तो आप इंटीजर वैल्यू भी साथ स्टोर कर सकते हैं। लाइक ये देखें 8th लिखा हुआ है, 3rd लिखा हुआ है, 5th लिखा हुआ है, 2nd। तो इंटीजर भी है और कैरेक्टर्स भी
हैं। तो स्ट्रिंग में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन इंटीजर में जब आप इंटीजर एंटर कर रहे हैं और आपने अगर गलती से कहीं स्ट्रिंग एंटर कर दिया है तो इट मीन्स कि आप जो है ना कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहे हैं। तो अगर इस पर कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई नहीं किया हुआ तो वो तो एंट्री कर देगा, लेकिन अगर कंस्ट्रेंट अप्लाइड है तो देन क्या करेगा, वो एंट्री नहीं करेगा, वो पहले ही आपको एरर दे देगा। तो ये एंट्री, ये वाली एंट्री आपके डेटाबेस के अंदर नहीं होगी। उसके बाद एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की अगर बात करें, जो सेकंड कंस्ट्रेंट है हमारे पास एंटिटीज पर जो हम अप्लाई करते होते हैं। प्रीवियस वाला हमने एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया था, अब हम एंटिटी पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट्स दैट प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास प्राइमरी की वैल्यू है वो कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। तो इस बार को हम प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं कि प्राइमरी की वैल्यू अगर आप नल पास करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक एरर जनरेट होता है जो आपको ये बता रहा होता है कि आप प्राइमरी की जो कॉलम है उसके अंदर, ये प्राइमरी की एंटिटी है, सेल है, उसके अंदर वैल्यू जो है वो नल पास करना चाह रहे हैं, जो कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की वायलेशन है। सो काइंडली यहाँ पर आप कोई वैल्यू पास करें। तो आपको वहाँ पे फिर क्या होता है, लाजमी तौर पर जब आपने कोई प्राइमरी की डिफाइन की हुई है तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई वैल्यू लाजमी एंटर करनी पड़ती है। लेकिन डेटा बेस के अंदर डेटा टाइप का ख्याल रखते हुए कि अगर आपने प्राइमरी की कॉलम की वैल्यू को प्राइमरी की कॉलम की डेटा टाइप को इंटीजर डिफाइन किया हुआ है तो आप उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एंटर करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू एंटर नहीं करेंगे। अच्छा, दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो इन रिलेशन एंड इफ द प्राइमरी की हैज अ नल वैल्यू देन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज रोज। तो यही रीज़न हमने पहले डिस्कस भी की है कि हम ऐसा क्यों करते होते हैं। ये इसीलिए करते होते हैं कि अगर आपने जो भी डेटाबेस में एंट्री करनी है उसको यूनिकली, प्राइमरी की का मतलब ही क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना ना। लाइक आपका जो CNIC है, आपका CNIC वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि आप इकलौते ही पर्सन है जिसको ये CNIC असाइन किया गया है। आपका CNIC पूरी दुनिया में किसी और पर्सन को असाइन नहीं होता। पूरे पाकिस्तान में किसी भी पर्सन का अगर आप देख लें तो जो CNIC नंबर आपका है वो पाकिस्तान में किसी और पर्सन का वो CNIC नंबर कभी भी नहीं होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेबल कैन कंटेन अ नल वैल्यू अदर देन दी प्राइमरी की फीड। जो प्राइमरी की के अलावा जो बाकी फीड है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा ये बाकी फीड्स हैं, ये प्राइमरी की नहीं है। इनके अंदर अगर हम नल वैल्यू पास करें तो हम कर सकते हैं अगर हमने अलाउ की हुई हैं। वो डेटाबेस हम डिज़ाइन कर रहे थे तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि ये ऑप्शन अगर आप चेक कर देंगे तो इसमें क्या है, नल वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अनचेक कर देंगे तो फिर इसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। और आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ही प्राइमरी की डिफाइन की थी तो प्राइमरी की वाला जो कॉलम था हमारे पास, जो रो थी, उसके अंदर क्या है, ऑटोमेटिकली वो अनचेक हो गया था। नल का कंस्ट्रेंट, अलाउ नल का कंस्ट्रेंट जो है ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो गया था, अनचेक हो गया था। सो प्राइमरी की पर आप ये कंस्ट्रेंट बाय, जैसे आप कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं प्राइमरी की कॉलम के लिए तो वो ऑटोमेटिकली उस पर ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई होगी और इसके अंदर नल वैल्यू कभी भी स्टोर नहीं हो सकती। तो ये दो बेसिक पर्पस हैं प्राइमरी की डिफाइन करने के। तो जब प्राइमरी की डिफाइन होगी तो ये दोनों बेसिक पर्पस ऑटोमेटिकली ये दोनों कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाते हैं किसके ऊपर, आपकी डेटाबेस के उस टेबल के ऊपर। सो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, इसी एग्जांपल को अब ये देखें, ये प्राइमरी कीज हैं, ये दो हमारे पास डिफरेंट कॉलम है, उसी से जो रिलेट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं है तो देन ये एंट्री इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू अगर पास नहीं कर रहे देन ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक वैल्यू पास कर रहे हैं और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अगर आप यहाँ पे वैल्यू पास नहीं कर रहे और कंस्ट्रेंट डिफाइन है, कौन सा, प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट डिफाइंड है, तो देन वो आपको ये एंट्री ही करने नहीं देगा, एरर आपके सामने जनरेट हो जाएगा। जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, मैंने आपको करके भी दिखाया था कि एरर आपके सामने आता होता है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज हो तो आप मुझसे जो लाइव सेशन होगा उसके अंदर क्यूरीज पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके क्यूरीज का प्रैक्टिकली आपको अगेन करवा कर आंसर भी दे दूंगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो होती है कभी भी एक टेबल के ऊपर अप्लाई नहीं होती। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमेशा दो टेबल्स पर अप्लाई होती है, जहाँ पर एक टेबल के अंदर एक की प्राइमरी की है और दूसरे टेबल के अंदर वही एज अ फॉरेन की मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट भी दी थी कि आपने क्या करना है, दो डिफरेंट टेबल बनाने, एक गार्डियन का, एक स्टूडेंट का, और देन हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई करनी है।
और दोनों का हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर जो है ना, इनके कौन से बच्चे का कौन से फादर हैं, तो दोनों के हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई करनी है। तो ये मैंने आपको टास्क भी असाइन किया हुआ है, होप सो आपने अब तक परफॉर्म कर लिया होगा वो। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक टेबल के अंदर एक की अगर प्राइमरी की है तो दूसरे के अंदर वो क्या होती है, फॉरेन की होती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहें तो यहाँ पर देखें एम्प्लॉय का नेम है, सॉरी एम्प्लॉय की ये आईडीज हैं, ठीक है, उसका ये नेम है, कॉलम का नेम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम रख दिया, लेकिन ये एम्प्लॉय की आईडीज है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आना चाहिए था, बाय मिस्टेकनली वो लिखा गया। अच्छा जी, नेम, एज और उसका डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर क्या है, फॉरेन की है। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट का अलग से एक टेबल है, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे डिक्लेयर है एज अ प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है यहाँ पर, और ये लोकेशन उसकी क्या है हमारे पास, जो जिस भी लोकेशन पर वो डिपार्टमेंट मौजूद है ये उनकी लोकेशंस हैं। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ पर एज अ फॉरेन की है, लेकिन इस टेबल के अंदर ये एज अ क्या है, प्राइमरी की है। तो प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप यहाँ पर हमारे पास ये देखें डिफाइन हुआ हुआ है। नॉट अलाउड एज डी नंबर 18 इज नॉट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की। सो यहाँ पर अगर आप ये देखें कि 18 है, लेकिन यहाँ पर 18 है कहीं नहीं है ना, विच मीन्स ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा है। तो अगर आपने फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया हुआ और आप फिर एंट्री कर रहे हैं, देन ये एंट्री करने देगा। लेकिन अगर आपने फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, देन आप एंट्री करेंगे तो ये एंट्री होगी ही नहीं। ठीक है, ये एंट्री आपको करने ही नहीं देगा। प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह हम इसको देख लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। की कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, की कंस्ट्रेंट हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है ना, की आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। ठीक है ना, यूनिकली का मतलब क्या है, हम किस की कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की। ठीक है ना, एन एंटिटी सेट कैन हैव मल्टीपल कीज बट आउट ऑफ विच ओनली वन की विल बी दी प्राइमरी की, या प्राइमरी की कैन कंटेन अ यूनिक एंड नल नॉट नल। ठीक है ना, एंड नल वैल्यू इन द रिलेशन टेबल। लेकिन जब रिलेशन टेबल की बात करेंगे तो वहां पर जो फॉरेन की है वो नल हो सकती है। ये जो नल वैल्यू है ना, यूनिक एंड नल, तो फॉरेन की जो होगी वो आपके पास जरूरी नहीं है कि वो यूनिक ही हो। यूनिक एक सेंस में होगी कि वो प्राइमरी की जरूर होगी, तो प्राइमरी की केस में वो यूनिक है, लेकिन फॉरेन की केस में वो नल हो सकती है, प्राइमरी की केस में वो नल कभी भी नहीं होगी। सो इसको अगर हम यहाँ पर देखना चाहें टेबल के थ्रू, ये आईडीज है, नेम, सेमेस्टर, एज, जो प्रीवियस टेबल हमने भी देखा था। अब अगर यहाँ पर आप गौर करें 1002 1002 दोनों सेम होगी, विच मीन्स अगर ये एंट्री हुई हुई है टेबल के अंदर तो इसका मतलब ये है कि आप जो एंट्री आप पास कर रहे हैं या इस कॉलम के ऊपर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाइड नहीं है। अगर तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर देंगे देन कभी भी वो सेम वैल्यूज को एंटर करना अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात हम पहले देख चुके हैं कि हम क्या है यहाँ पर नल वैल्यू पास नहीं कर सकते। सो प्राइमरी की अगर आपने डिफाइन की हुई है तो यहाँ पर क्योंकि प्रीवियस में नल था ना, तो हमने उसकी जगह अब क्या किया, नल को खत्म करके हमने क्या किया, यूनिक आईडी दे दी। यूनिक आईडी हमें उसको प्रीवियसली ही अगर दे दिए, पहले जैसे यूज हुई भी है, तो वो क्या करेगा, हमें एरर जनरेट करेगा, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहे हैं, दिस की आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी टेबल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा। होप सो आपको ये जो है ना समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते होते हैं और किस तरह से उनकी वर्किंग होती है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम इसको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा कवर अप करेंगे कि प्रैक्टिकली हम इनको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। आपको वैसे तो लेक्चर से समझ आ गया होगा, कोशिश कीजिएगा पहले तो कि आप खुद से जो है ना टेबल्स बनाएं, यही टेबल बेशक बना लीजिएगा और बनाकर उनके ऊपर ही सब अप्लाई करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपसे नहीं होते तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सब को, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया डिफाइन किए कि, तो इसी मैं इन सबको जो है ना मजीद आपको क्लियर कर दूंगा प्रैक्टिकली। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।